अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। हमने इंसानी हकूक़ के सफ़र की एक दास्तान का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो हमने डिवाइन रेवलेशन से शुरू किया और खुतबा हिज्जतुल वदा नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमुदात थे, उसके बाद फिर हमने हम अदवार से गुज़रते हुए आगे आए और हमने बताया कि किस तरह वक्तन फ़क्तन जो नस्ल इंसानी है, जो अवाम है, जो लोग हैं, वो इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते हुए अपने हकूक़ उन्होंने हासिल किए। आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो है कि इंसानी हकूक़ की जो अहम तरीन जो कामयाबी हमें मिलती है वो चीन के अंदर मिलती है। और चीन का जो डिक्लेरेशन एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो 1 अक्टूबर 1949 में जिसका बाकायदा ऐलान हुआ, तो माओ ज़ेतुंग की जो क़यादत थी उसके नतीजे में जो इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद थी वो मंजिल मकसूद तक पहुंची और वो लोगों को वो हकूक़ मिले जिनकी वजह से जो अवाम थे वो उन हकूक़ से महरूम थे। 1949 से पहले चाइना की क्या सूरत हाल थी, वो अगर आप देखें तो वो तकरीबन वही थी जो हमारे यहाँ है। भूख थी, कहत था, अफलास था। जिस तरह हमारे यहाँ है, भूख है, अफलास है, नंग है, गुर्बत है, एक तरह से कहत है जिसमें आप आटे की लाइनों के नीचे लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं और उनको खाने के लिए आटा नहीं है मुयस्सर। इसी तरह बिजली के बिल नहीं हम दे सकते, हम गैस के बिल नहीं दे सकते, टैक्सेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह का कुछ हालात जो थे वो चीन के अंदर भी थे। तो फिर माओ ज़ेतुंग ने ये फैसला किया कि अवाम को उनके हकूक़ को मिलने चाहिए। उस वक्त जो 1949 से पहले जो चाइना था वो डिवाइडेड था 3 रीजन में। एक था जो नेशनलिस्ट चाइना था, जिसके ऊपर वो पॉलिटिकल एलीट की हुकूमत थी, जिस तरह हमारे यहाँ 1% करप्ट सियासी अशराफिया की हुकूमत है। दूसरा जो हिस्सा था वो जापान के कंट्रोल में था, एक तरह से गैर मुल्की कब्जा था, तसल्लुत था। इस तरह हमारे यहाँ किसी न किसी तरह हमारी जो पॉलिसीज हैं वो किसी न किसी तरह हम अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट में कोई पॉलिसी नहीं बना सकते और हम मजबूर हो जाते हैं कि कोई हमारा बाजू मरोड़ के हमें जिस तरह की चाहे तो पॉलिसी हमसे बनवा ले। तो तीसरा जो हिस्सा था चाइना का वो कम्युनिस्ट चाइना, जहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ रही थी माओ ज़ेतुंग की क़यादत में। तो इन हालात में और फिर उसी तरह जिस तरह चीन के अंदर ओपीएम एडिक्ट्स, उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो अफीम वाली कौम थी, अफीम ज़दा कौम थी। और बाकायदा स्कूलों में अगर 1950-60s में अगर पढ़ा जाए पाकिस्तान में जो तालीमी अदारों में, तो एक मजाक के तौर पे सातिज़ा तलबा को कहा करते थे कि आप ये बन के बताएं जो चाइनी जो ओपीएम एडिक्ट है वो किस तरह बैठता है। तो वो एक ख़ास सतह से उसका मजाक उड़ाया जाता था कि क्योंकि वो जापान जो था उसने सारी कौम को लगाया हुआ था अफीम के ऊपर, चर्च के ऊपर, वो पी रही थी। उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ जो नशा है, आइस का नशा है, वो तालीमी अदारों में ये अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं वो जो सियासत में है, जो मनशियात के कारोबार में है, उन्होंने पाकिस्तानी जो यूथ है उसको नशे पे लगाया हुआ है। आइस का नशा उनको देते हैं, ये शीशे का नशा उनको दिया जाता है और सुकून बख्श चीज़ें और नए नशे मुतारफ करवाए हैं तालीमी इदारों के अंदर। और हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, देखता हूँ, मैं तो जाता भी हूँ, लेक्चर भी देता हूँ और मुख्तलिफ हवालों से। तो
इस वक्त लाखों की तादाद में हैं जो नौजवान नशे का शिकार हैं। तो ये क्यों शिकार हैं? पीछे वही जो 1% करप्ट सियासी टोला है जो मनशियात के कारोबार में भी है, उसने कौम की यूथ को लगा दिया कि नशे के ऊपर के उनकी तरफ कोई ना देख सके, उनकी चोर बाजारियों की तरफ कोई ना देख सके, उनको उनकी लूट मार को कोई ना देख सके और उनसे कोई पूछ ही ना सके कि वो जो चाहे मुल्क के साथ करते रहे। तो इसी तरह वहां पे था चीन के अंदर ओपीएम एडिक्ट्स थी सारी की सारी कौम। तो इन हालात में मौ तुंग ने स्ट्रगल की इंसानी हकूक की और इंसानी हकूक के नतीजे में फिर जो थे लोग बाहर निकले, वही जो ओपीएम एडिक्ट्स थे उनको भी जब होश आई और कि भाई हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, हमें जो भूख नंग अफलास दे के और ये जो नशे पे लगा दिया है, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इसी तरह अगर यहाँ पे हो जाए, ख्याल आ जाए नौजवान नस्ल को, लाखों करोड़ों जो नौजवान हैं, तुलबा हैं, कि हमें जो नशे पे लगाया हुआ है, दरअसल ये पॉलिटिकल जो एलीट है, वो जो मनशियात के कारोबार में है जो लोग, उन्होंने लगाया हुआ है, तो फिर यहाँ भी तब्दीली आ सकती है। सो वहां पे फिर इन तमाम हालात में जो मूवमेंट थी, जो तहरीक थी मौ तुंग की, इंसानी हकूक की तहरीक, वो कामयाब हुई और उसके नतीजे में फिर 1 अक्टूबर 1949 को डिक्लेरेशन होता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये डिक्लेयर किया जाता है कि जो चीन है, ये जो अवाम है, चीन की अवाम ये उनका है और अब चीन के अवाम के जो मफादात है उनको सामने रखकर जो है वो फैसले किए जाएंगे। बिल्कुल वही बात जो खुतबा हिज्जतुल वदा के मौका के ऊपर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मां सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि जो लोगों के हकूक हैं वो आप अदा करें। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई अरबी को अजमी पे हक नहीं है, अजमी को अरबी पे हक नहीं है, तमाम इंसान बराबर है। तो वही बात जो है वो एक नए तरह से मौ तुंग ने वहां पे की कि तमाम इंसान बराबर हैं और किसी शख्स को भी उसकी किसी गुर्बत की वजह से आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। कोई गुर्बत उस शख्स की राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए कि वो एक अच्छी पोजीशन जिंदगी में ना ले सके। कोई उसकी मफलूकुल हाली उसकी राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। कोई जो उसके मुआशी मसाइल हैं उसकी राह में हायल नहीं होने चाहिए कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके और आला तालीम हासिल कर सके। तो इस तरह पूरी जो चीनी कौम थी उनको गुर्बत से निकाला मौ तुंग ने इंसानी हकूक इस जद्दोजहद में। उस पूरी कौम को अफलास से निकाला। पूरी वो जो कौम थी, अक्सरियत जो नौजवानों की थी जो नशे में थी, उस नशे से निकाला और एक नए चीन की बुनियाद रखी, जिसने आगे चलकर फिर करोड़ों 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे उनको वो हकूक मिले जिनसे वो महरूम थे। तो जो मौ तुंग की इंसानी हकूक के लिए जद्दोजहद थी, उससे हमें क्या सबक मिलता है? उससे हमें यह सबक मिलता है कि जब तक अवाम मिलकर लाखों करोड़ों की शक्ल में अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, 1% करप्ट सियासी टोले के खिलाफ, वो जो 1% करप्ट सियासी टोला है जो ना मुल्क से वफादार है, ना कौम से वफादार है, ना लोगों से वफादार है, बल्कि जो लोगों के हकूक के ऊपर डाका डाल रखा है, वो 1% करप्ट सियासी टोला जो टैक्स सिर्फ इस वजह से लगाता है कि अपनी अय्याशी को बरकरार रखे और अपनी अय्याशी को कंटिन्यू करे। वो फैसले करता है, कभी दुबई में बैठकर, कभी महल में बैठ के फैसले करता है। अवाम जो हैं वो परेशान है। तो जब तक अवाम इस जुल्म के खिलाफ कि बिजली के ऊपर जो टैक्स है वो हम 1% करप्ट सियासी टोले के लिए की अय्याशी के लिए दे, गैस के ऊपर जो टैक्स है वो हम करप्ट सियासी टोले की अय्याशी के लिए दे,
जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स है वो हम करप्ट सियासी टोले की अय्याशी के लिए दें। जब तक हम तमाम लोग मिलकर, जो ताजर है, जो तुलाबा हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो असातिज़ा हैं, जो नर्सें हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, 99% लोग जिसमें हम सब आते हैं, जिसमें वकला हैं, जिसमें सारी कौम आती है, जब तक सारी कौम मिलकर 99% लोग करोड़ों की शक्ल में 1% करप्ट सियासी ये जो इशराफिया है उसके खिलाफ नहीं आएंगे, तो तब तक ये 1% करप्ट सियासी इशराफिया इसी तरह हमें भूख देगी, हमें नंग देगी, हमें अफलास देगी और हमें हमारे इंसानी हकूक जो हैं उससे हमें महरूम रखेगी। हमें अपने हकूक के लिए आगे बढ़ने के लिए और हकूक हासिल करने के लिए और इनसे अपने हकूक को छीनने के लिए आगे बढ़ना होगा और इस करप्ट सियासी टोले को पहचानना होगा। तब जाकर हम अपने हकूक इनसे ले सकते हैं। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़कर छीनी जाती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमें 99% लोगों को अल्लाह पाक वो शऊर अता फरमाए कि हम पहचान सकें कि ये 1% करप्ट सियासी टोला जो 75 बरसों से पाकिस्तानी कौम को लूट रहा है, हम इन हाथों को पहचान सके ताकि इन हाथों के शिकंजों से हम खुद को आज़ाद करवा सकें और पाकिस्तान ने खुशहाल पाकिस्तान की तरफ अपना सफ़र शुरू कर सके, अवामी हाकमियत कायम हो सके और कानून की हुक्मरानी कायम हो सके। और जब कानून की हुक्मरानी कायम होगी तो फिर हकीकी आज़ादी जो है वो कौम को मुयस्सर आएगी। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।